सभी दोस्तों का बहुत स्वागत है। I'm welcoming to all of you on behalf of कारवाने मोहब्बत एंड APCR। आपकी आइए जी। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप अपने मोबाइल साइलेंट मोड में भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के रिलीज के लिए स्पीकर के तौर पर सईदा हमीद आपा से गुजारिश करता हूं वो प्लीज डैश पर आए। मैं अशोक कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज डैश पर आए। हर्ष मंदर जी से रिक्वेस्ट है और नौशरन से रिक्वेस्ट है कि वो डैश पर आए। और वो सारे वीडियोस आपने भी देखे और शेयर किए होंगे कि ऑल ऑफ सडन हम लोगों को ये मालूम चला कि 8 फरवरी की शाम में बुलडोजर की ड्राइव शुरू हुई हल्द्वानी में और उसके बाद उस बुलडोजर के ड्राइव में पुलिस के ऊपर अटैक और पुलिस के द्वारा अटैक के वीडियोस हम सबने देखे और बहुत सी न्यूज ऐसी आई जिनका ऑन ग्राउंड की सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं था। कई सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स ने उसको प्रोजेक्ट किया कि एक दिन पहले यूसीसी पास हुआ है, उसके रिस्पॉन्ड में ये हिंसा हुई है। किसी ने कहा कि अचानक ये बुलडोजर के ड्राइव के बीच में हमला हो गया है। तो बहुत ढेर सारी खबरें थी जिनमें रिसोर्सेज ऑफ द न्यूज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं थी, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो हम सब ने ये तय किया, मुख्यतः इसमें 2 संगठन के लोग थे, कारवाने मोहब्बत और APCR, और उसके साथ साथ हमारे एक दोस्त जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं हैदराबाद से, जाहिद कादरी। तो हम सब कल यानी हम लोग जो है वो 14 अप्रैल को मॉर्निंग में हल्द्वानी में हमने विजिट किया। वहाँ कर्फ्यू जारी था तो विक्टिम से हमारा टेलीफोन पे कांटेक्ट हुआ, उनके रिलेटिव से बातचीत हुई और प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करी और वहाँ के जो सामाजिक लोग थे, पत्रकार थे, सिविल सोसाइटी और सोशल एक्टिविस्ट की एक बड़ी टीम से हम लोगों ने इंटरैक्ट किया। और जो लगातार पिछले कई महीनों से उत्तराखंड के बारे में चीजें चल रही हैं उस पर हमने बातचीत करी और एक शॉर्ट सिनॉप्सिस ऑफ द रिपोर्ट हमने यहाँ पर तैयार किया है, जिसका सॉफ्ट कॉपी आपको बाहर स्कैन करने से मिल जाएगा। कल जो टीम दिल्ली से गई थी उसमें हर्ष मंदर साहब थे, उसमें नौशरन कौर थी, उसमें जो है वो अशोक कुमार शर्मा साहब थे। अशोक कुमार शर्मा फॉर्मर सिविल सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं और कई जगह आप एम्बेसडर भी रहे हैं, और उसमें मैं था और हमारे 2 कलीग निखिल जो कि एडवोकेट हैं और कारवाने मोहब्बत में काम करते हैं, उसके अलावा मुबशिर जो एडवोकेट है और APCR में काम करते हैं। हम सब लोग कल हल्द्वानी में थे और कई सारे लोगों से हमने बात करी है। तो इस पूरे जो हिंसा जिसके अलग अलग तरीके दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, तो हमने समझा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि सबसे पहले जो कई सारे अलग अलग डायरेक्शन से न्यूज आ रही हैं जिसपे फेक न्यूज का ज्यादा मात्रा है, तो पहले उसके बारे में एक, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग तो बहुत जब डस्ट डाउन हो जाती है, जब थोड़ा हालात नॉर्मल होते हैं तब लोग खुलकर बात करते हैं। लेकिन हमको ये महसूस हुआ हम सबको कि पहले जो वहां पे इस समय वातावरण में जो उल्टी सीधी और जिसको हिंदी में कहते हैं भ्रामक खबरें आ रही हैं, जो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, उनको क्लेरिफाई करने के लिए हम वहां पर जाएं, लोगों से मिलें और फिर आपके जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक छोटा रिपोर्ट पेश करें, जिससे बेसिक जो माहौल है और जिसकी शुरुआत कैसे हुई उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं हर्षमंदर साहब से कि वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हमारे जो इस टीम के गए हुए दूसरे साथी हैं वो अपना, जिन्होंने वो वहां पर महसूस किया, जायजा लिया, उस पर वो अपनी बात रखेंगे। फिर इस रिपोर्ट पर सईदा हमीद आपा और वजाहत हबीबुल्लाह साहब इसको कंक्लूड करेंगे। हर्ष साहब प्लीज। सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरी आवाज आ रही है? नहीं। सभी साथियों को जिंदाबाद और शुक्रिया कि आप बहुत कम नोटिस में इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
मैं कुछ बातें शुरू में रखना चाहता हूँ जिससे उत्तराखंड के हल्द्वानी के हालात और एक तरह से इस देश के भी हालात जो बदलते जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, फिर बाकी साथी भी इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुआ था वो अचानक नहीं हुआ। It is not as if it was a sudden, unprecedented, unexpected event. जो फरवरी 8 में हुआ है वो कई महीनों से जो वहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव का जो इतिहास है उस बहुत खूबसूरत प्रदेश का, उसको पिछले कई महीनों से, कुछ सालों से वो बिगड़ता जा रहा है और खून अब तक नहीं बहा था इसलिए हम लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जो हालात वहाँ बिगड़ते जा रहे थे उसके बारे में मुझे थोड़ा सा कहना शुरू में ज़रूरी है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जा रहा है और हम सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन देवभूमि का एक नया सोच राइट विंग हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ हद तक सरकार में बैठे लोगों का कि एक जैसे मक्का एक होली लैंड फॉर द मुस्लिम्स है, जैसे वेटिकन इज अ होली लैंड फॉर द कैथलिक्स, ये लोग कहने लगे कि हिंदू धर्म का भी एक होली लैंड होना चाहिए और वो होगा उत्तराखंड। और उस होली लैंड की जो डेफिनेशन वो सामने रख रहे हैं कि उस होली लैंड में फिर पीपल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी को जगह नहीं रहेगी उस होली लैंड में। We must remember that Muslims form 14% of the population of Uttarakhand. एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है उत्तराखंड के और एक सिग्निफिकेंट हिस्सा रहते हुए वो इस देश के उस प्रदेश के नागरिक हैं पूरे हकों के साथ। कई लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा रिसेंट माइग्रेंट्स हैं लेकिन वहाँ रहते आ रहे हैं। तो अलग अलग किस्म के जहादों की बात वहाँ शुरू हुई और यहाँ मुझे कहना बहुत साफ कहना ज़रूरी है कि इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इन जिहादों के बारे में बार बार जिक्र किया है, उसको एक लेजिटिमेसी दी है। तो कहा जा रहा है पहले कि एक लव जिहाद हो रहा है, उसके कोई मतलब आई मीन देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड इट, बट ये एक माहौल बनाया गया है कि लव जिहाद से उत्तराखंड के लोगों को बचाने की ज़रूरत है। और कई बार प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ये बात उठी और तथाकथित लव जिहाद के नाम पे नोटिसेस, अनऑफिशियल नोटिसेस के लोगों को अब छोड़ना है, अब यहाँ नहीं रह सकते, एक डर का माहौल बना। उसके साथ साथ फिर और जिहादों की भी बात हुई, लैंड जिहाद की बात हुई, व्यापार जिहाद की बात हुई और फिर मज़ार जिहाद की बात हुई। और इन तथाकथित जिहादों के सराउंडिंग दिस a sense of communal hatred and communal frenzy was built up in the state over recent months and years. मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका विरोध प्रदेश में जो बहुसंख्यक समाज के कई सामाजिक लीडर्स हैं जिन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि ये हमारा प्रदेश सभी के लिए एक मोहब्बत का प्रदेश होगा, सब बराबरी का, सबको बराबर के हक होंगे। उन्होंने इसका विरोध भी किया है, हमें भी निमंत्रण दिया था, कारवान मोहब्बत की तरफ से हम गए थे, उनकी बातें सुनी, उनकी चिंताएं सुनी। Coming to the recent incident,
चीफ मिनिस्टर बहुत गर्व से कहते हैं कि एक मज़ार जहाद हो रहा है। और जो दिल्ली में मेहरौली में रिसेंटली हुआ था, कल ही यहाँ इसी कमरे में बैठक हुई थी। इट्स समवॉट सैडली आयरॉनिकल दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन द नेक्स्ट डे। तो गर्व से कह रहे हैं कि 3000 मज़ारों को हमने हटाया है एज अ मैटर ऑफ अकम्पलिशमेंट बाय द स्टेट। ये कहा जा रहा है कि ये मज़ार फॉरेस्ट लैंड्स में, नज़ुल लैंड में, बट मोस्टली फॉरेस्ट लैंड्स में बने हैं। दीज आर कॉल्ड इंक्रोचमेंट्स, बट जैसे मेहरौली के I mean, if something is 700 years old, the city has encroached on the mosque, and not the mosque that has encroached on the city or on the forest. All of these ideas have come much later. But ये कहना कि हम लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में और वहाँ पहाड़ों में वन गुजर एक नोमैडिक कम्युनिटी है, अपने पशुओं के साथ वो जगह जगह जाती हैं, किसी एक जगह में बसते नहीं हैं, नोमैडिक कम्युनिटी है। उनके जब डेथ्स होते हैं तो जंगल में वो छोटे से ग्रेव्स बनाते हैं, उनको मज़ार कहते हुए उसको हटाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि मान लीजिए कि धार्मिक स्थलों को हटाना जनहित में ज़रूरी समझा गया है, तो पहले तो इस पर एक खुली बातचीत हो कि क्यों हमें हटाना है। और अगर हटाना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए कि सब मज़हबों के धार्मिक स्थलों के साथ एक ही किस्म का व्यवहार हो, और उससे जो उस इबादत से या उस धर्म से जुड़े हुए लोगों को विश्वास में लेते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन तरीके से जहाँ जहाँ ज़रूरी है उनको हटाने की बात चलनी चाहिए। हल्द्वानी की घटना में थोड़ा सा और उसके फैक्ट्स बताता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी साथी भी इसमें जोड़ेंगे। पहले जिस जगह पे ये मस्जिद और मदरसा स्थित है, उसके लीगल स्टेटस पे विवाद है। लोग, वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि वो अलॉट हुआ था, ये लॉन्ग लीज पे ये मिला है। सरकार कह रही है कि, और काफ़ी रिसेंटली ये कह रही है कि ये नहीं, ये तो सरकारी नज़ूल ज़मीन है और इनको हटाना ज़रूरी है। जब ऐसा विवाद होता है तो उसका हल कैसे होगा? न्यायालय में जाके, और वही हुआ है। जो पीड़ित पक्ष है वो हाई कोर्ट में गए और कहा कि हम लोगों को, और न्यायालय को फैसला करने का वक्त मिलना चाहिए था। उस विवादित क्षेत्र में ये एक हिस्से में एक मस्जिद और एक मदरसा, मस्जिद 20 साल पुराना है, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर वो अवैध है तो 20 सालों तक क्या हुआ? अचानक हमने कहा कि वो अवैध है, अतिक्रमण है और मदरसा है। उसके बाद भी जब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज आए, उन्होंने कहा कि हमें इसको हटाना है। वेरी इन क्विक सक्सेशन, दिस इज सडनली दे कम ऑन January 30th एंड से कि हमें रिमूव करना है। और फिर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुए तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो लीगल है। वहाँ के उलेमाओं का जो दल है वो भी मिले, बातचीत चल रही थी जैसे प्रशासन के साथ, सरकार के साथ, जायज़ है। सरकार का एक व्यू है, लोगों का एक व्यू है, उसमें डिस्कशन चल रहा था। उस स्टेज पे जब हल नहीं निकल रहा था, फिर भी प्रशासन ने आकर कहा कि हम तो सील कर रहे हैं। तो उन्होंने मदरसा और मस्जिद को सील कर दिया। इसमें भी शांति थी, किसी का कोई विवाद नहीं था। उन्होंने कहा सील हुए और हम लोग न्यायालय में जाके इसका हल निकालें, which is all right, which is what should happen in a democratic country and a dispute. नैनीताल हाई कोर्ट में गए, इट वाज अ वेकेशन बेंच, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 6 तारीख फिर 8 तारीख को सुनवाई है, और उन्होंने कहा कि we admit the petition but we will hear it on 14th February. This happens in the morning of 8th February, और in the
afternoon of 8 February at 3:30 with bulldozers, हम देखते हैं वहाँ लोग देखते हैं कि बुलडोजर्स को लेके प्रशासन, पुलिस, 100 कर्मचारियों को लेके, बहुत बड़ा पुलिस फोर्स को लेके, बुलडोजर्स को लेके वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम तो गिरा रहे हैं। तो लोगों का कहना था कि अब न्यायालय को फैसला करने दीजिए, सील्ड है, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, न्यायालय जैसे फैसला करेगा वैसे उसका हल हम लोग भी मानेंगे, नहीं हम अब आज ही गिराएंगे। एंड सो जो वहाँ की महिलाएं हैं वो सामने खड़ी हुई बुलडोजर के सामने, बहुत बुरी तरह से उनको पीटा गया। उसमें महिला और पुरुष के पुलिस दोनों शामिल थे। एंड तो थिंग्स गॉट मोर एंड मोर एग्रीवेटेड, और फिर उनको हटा के उन्होंने बुलडोजर्स चलाए और मस्जिद और मदरसा का जो स्ट्रक्चर्स थे उनको गिराया। लोग उत्तेजित हुए और पत्थरबाजी शुरू हुई। पत्थरबाजी में और दूसरी तरफ से पुलिस भी पत्थर उठा के वापस फेंकने लगे। सो टोटल केओस, लोग घायल हुए, पुलिस के पर्सनल भी घायल हुए, कुछ पत्रकार भी घायल हुए, और जो कर्मचारी इकट्ठा हुए थे बड़ी मात्रा में वो भी घायल हुए। दिस वॉज एन इंटायरली अवॉइडेबल कॉन्फ्लिक्ट, इट वॉज एंटायरली प्रिडिक्टेबल आउटकम। आप एक धार्मिक स्थल को हटा रहे हैं, मामला विवादित है, हाई कोर्ट उसको सुन रहा है, सील हो गया है, कोई उसका हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, उसका एक तरीका होता है। मैं प्रशासन में रहा हूँ, मैं 6 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, दिस वाज इनवाइटिंग ट्रबल। और इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट करे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि आप इस तरह से हटाएंगे तो विवाद होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, बट दिस वाज डन। आफ्टर दैट वेरी अनफॉर्चुनेटली, एंड हम लोग सभी बहुत स्ट्रांगली अनएक्विवोकली कंडेम करते हैं कि उस जो रोष बढ़ा, गुस्सा बढ़ा, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वहाँ के थाने को अटैक किया, वहाँ के आसपास की गाड़ियों को जलाया, और दे कॉज डैमेज टू अ पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन। कर्फ्यू इम्पोज हुआ और शूटेड साइट ऑर्डर्स हुए, शूटेड साइट। At which stage did the police start resorting to firing? और क्यों हमने एस्केलेट करते हुए, जो एक क्राउड कंट्रोल का एक तरीका होता है कि यू स्टार्ट विद वार्निंग, देन विद लाठी चार्ज, टीयर गैस, एंड यू कीप एस्केलेटिंग, वाटर कैनन्स, एंड देन एट द लास्ट स्टेज हम फायरिंग को रिजॉर्ट करते हैं। हियर फायरिंग केम एट अ वेरी अर्ली स्टेज, लोगों की जानें गई, एंड बाय ऑल अकाउंट्स, उसमें कई रिपोर्टर्स भी देखे हैं कि बाय ऑल अकाउंट्स दे वर पासर्स बाय, लोग अपने काम से वापस लौट रहे थे, इनोसेंट पीपल गॉट किल्ड, उससे स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ी। कर्फ्यू हैज़ बीन इम्पोज्ड। कर्फ्यू एक बहुत बड़े इलाके है, लगभग 1-1.5 लाख लोग हैं, मोस्टली वर्किंग क्लास के लोग हैं। इंटरनेट वॉज कम्प्लीटली शट ऑफ। चीफ मिनिस्टर आते हैं, he speaks very strongly against the violence. He only meets the injured police persons. He does not go to the community which has been affected. उनके grievances का, उनका जो दुख है वो नहीं सुन रहे हैं। हम लोग बहुत सारे फैमिली मेंबर्स से जो बातचीत हुई, वहाँ के लोगों की बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के बाद घर घर में जाकर पीटना, इंक्लूडिंग महिलाओं को पीटना, उसकी तस्वीरें भी हैं पुलिस के द्वारा, स्मैशिंग एवरीथिंग इनसाइड द होम्स ऑफ द पीपल, उनके गाड़ियों को तोड़ना, उनके हर चीज़ में एक किस्म का रेट्रीब्यूशन। और कहा गया है कि पता नहीं 200 करोड़ का नुकसान है जो हम लोग अब रिकवर करने जा रहे हैं। तो आखिर में बस यही कहना चाह रहा हूं कि जो हालात
बने हैं, all of this was completely preventable and avoidable. क्योंकि सरकार मतलब किसी एक समाज का सरकार की सरकार नहीं है, सभी समाजों की सरकार है। सभी को इस देश के संविधान ने बराबर के हक दिए हैं अपने ज़मीन पे स्थापित होने के लिए, अपने इबादत के तरीकों को फॉलो करने के लिए। अगर लगता है कि उससे एंड obviously there was no plan for that land, there was no immediate need for that land, because the chief minister now announces कि हम उस जमीन पे एक पुलिस स्टेशन बनाएंगे जहां मस्जिद है, और ऑलरेडी एक पुलिस चौकी वहां पे स्थापित हो गई है। This is, this looks like you've almost like declared war on a segment of your citizens. एक जो पक्षपात है, एक जो इंसाफ, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि इंसाफ हो, लेकिन लोगों को महसूस हो कि इंसाफ हो। और जो भी प्रक्रिया है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, असहमतियों के रेजोल्यूशन के लिए भी तरीके हैं, कोर्ट्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के तरीके हैं। तो बहुत दर्दनाक स्थिति हमें मिली। और मैं आखिर में तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे डर ये है कि इज दिस द टेम्पलेट ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कि आप एक पीसफुल स्टेट में इस तरह का पोलराइजेशन, जहाँ पे encouraged by the state administration, reaches a point where it becomes violent, it becomes more and more violent, और हम बढ़ते जाएंगे, हिंसा बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें कि उत्तराखंड और हल्द्वानी में क्या हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और आगे ये ना बढ़े उसके लिए हम और आप समाज में जो बैठे लोग हैं, जो मोहब्बत और बराबरी और संविधान के मूल्यों के अनुसार इस देश को चलते हुए देखना चाहते हैं, उनके लिए, उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। थैंक यू। शुक्रिया लक्ष्मण जी। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा नौशरण कौर से। नौशरण इस फैक्ट फाइंडिंग टीम का हिस्सा थी। आप एक रिसर्चर हैं और कारवाने मोहब्बत के कंट्रीब्यूट जी, बहुत शुक्रिया। दो तीन चीज़ें जोड़ना चाहूँगी। कल हिंसा के बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो छठा दिन था। 6 दिन हो चुके थे हिंसा को, 8 को हुई है हिंसा, और पूरा एरिया बैरिकेडेड है। बिल्कुल हम बैरिकेड के इस तरफ खड़े हुए और अंदर देख सकते हैं कि पत्ता नहीं फड़क रहा। घर हैं, छज्जे हैं, बालकनीज हैं, कोई भी उनमें से बाहर झांक के नहीं देख रहा। लोग अपने घरों में कैद हैं और ये 6 दिन हो चुके हैं। किसी भी स्थिति पे हमें नहीं लगा कि कोई शहर में तनाव है, कहीं जुलूस निकल रहे हैं, कोई उधर से लोग आ रहे हैं, या कोई टेररिस्ट कहीं छिपे हुए हैं, जिनके लिए 6 दिन का, और आज भी वो जारी है 7वां दिन, 6 दिन से कर्फ्यू लगाकर लोगों को उनके घरों में नजरबंद किया गया है। उनके पास खाने की कमी है और हर किस्म की और सुविधा की कमी है, जिसकी वजह से बेहद परेशानियां हैं। हम अंदर नहीं जा सके, पर फोन पे कुछ लोगों से हमारी बात हुई और बहुत सारे जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 50 के करीब, उनसे हमने कल पूरा दिन बात करी। दूसरी बात जो वहाँ पे है वो इंटरनेट, बिल्कुल इट्स अ कंप्लीट शट डाउन ऑफ इंटरनेट। और 8 तारीख की 4 साढ़े 4 बजे जब ये शुरू हुआ है तब से बंद है। उसके 2 चीजें हैं कि इंटरनेट बंद होने से अंदर की खबर कोई बाहर नहीं आ रही, वो कोई हम जो अफेक्टेड कम्युनिटी है वो कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, और ये वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्तेमाल कर रही है एक अपना नैरेटिव जो है उसको धकेलने में। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि पत्थर किसने मारे, कहाँ जमा थे, कहाँ रखे हुए थे, औरतें पत्थर मार रही थी, वो कैसे छिपे हुए थे, कैसे वो दरिंदगी से मार रहे थे।
इस बात, ये नैरेटिव जो है ये खूब प्रशासन चला रहा है, जबकि अंदर की कोई खबर बाहर नहीं आ रही। जो हमने जब बात की तो पता चला कि किस तरह से वहां जब लोग नजरबंद हैं तो एक कॉर्डिनेट सर्च का जो तरीका है, जो हिंदुस्तान के और बहुत सारी जगहों पर भी इस्तेमाल किया गया है, और हम सब जानते हैं, पुलिस लगातार घरों के अंदर जा रही है। करीब 300 घरों की हमें ऐसा बताया गया कि पुलिस घुसी है, घरों में तोड़ फोड़ मचाई गई है, जैसा कि पहले भी हम सुन चुके हैं कि एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान भी किस तरह से वैंडलाइजेशन पुलिस के द्वारा हुई, वो यहाँ भी हुई है। लोगों के टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर्स या जो भी साजो सामान है घर का, वो तोड़ा गया, तबाह किया गया है। घर में बच्चों और औरतों को पीटा, घसीटा गया है, जिसकी कोई खबर बाहर नहीं आ रही थी, सिवाय कि एक पत्रकार जब के घर में जब ये इस तरह का हादसा हुआ तो वहां से खबर निकली। तो जो पूरा एडमिन का ये प्रचार था कि कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ हम शांति बनाए रखे हैं, वो खबर थोड़ी सी बाहर आई। और जो फिर हमने कल जब हमने बातचीत की है तो उससे हमें पता चला है। हमें ये भी सुनने में आया है कि गिरफ्तारियां तो तकरीबन 27 जैसे कि कह रहे हैं हुई हैं, पर बहुत सारे लोग डिटेन किए गए हैं। उन डिटेन किए गए का कोई नंबर हमारे पास नहीं है, और ना ही किसी तरह की वेरिफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि वहां किसी को जाने की इजाजत ही नहीं है, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उन्हें अंदर जाने का हक नहीं है। तो ये एक काफी खतरनाक रुझान है जिसके ऊपर हम फिर से अंडरलाइन करना चाहते हैं। और हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ये पाया कि इंटरनेट बैन कोई खाली ऐसा बैन नहीं है कि जिससे ठीक है लोगों को बाहर की खबर नहीं मिल रही, उसको हर तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तरह का नैरेटिव देने में इस्तेमाल कर रही है। तीसरी बात जो सामने आई वो ये थी इसी बैन के इंटरनेट बैन के चलते हुए कि किस तरह से जो लोकल कम्युनिटी है उसने औरतों का इस्तेमाल किया। उन्होंने और ये बात है, जब हम कल बात कर रहे थे कुछ पत्रकारों ने भी हमसे बहुत सहज से, क्योंकि ये भाषा ऐसे नॉर्मलाइज हो चुकी है कि उन्होंने औरतों को किस तरह से इस्तेमाल किया, उन्हें आगे कर दिया बुलडोजर के आगे। ये बात फिर से हमारे लिए, और हम जानते हैं और उत्तराखंड के इतिहास से वाकिफ हैं कि वहां की औरतों ने हमेशा वो बाहर आई हैं, वो किसी के कहने पे बाहर नहीं आई थी। जब बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो औरतें सामने आई, वो खड़ी हुई। ये नहीं है कि उनको किसी ने धकेल के सामने कर दिया था, उन्होंने बात करने की कोशिश की, जिरह करने की कोशिश की और कहा कि बुलडोजर मत चलाइए, जैसा कि हर्ष ने बताया, हर तरह के उन्होंने तर्क दिए। और जब ये नहीं माना गया और जब उनके ऊपर टूट पड़े और बुलडोजर चला दिए गए, तो औरतों के साथ बहुत भयानक तौर पे हिंसा हुई। उन्हें रौंदा गया, उन्हें खींचा गया, धरा गया और ये सब कुछ हुआ। और इसकी भी मैं समझती हूँ कि जरूरी है कि उनका जो वर्जन है उसको भी बाहर आने दिया जाए। और तीसरी खास बात से खत्म करूंगी कि ये बात बहुत जरूरी है कि हम जाने कि वहां की जो सिविल सोसाइटी है जिसमें हम मिले, वो सिर्फ वो मुसलमानों की सिविल सोसाइटी नहीं थी, उसमें बहुत सारे और ज्यादातर लोग दूसरे धर्म के थे, खास तौर पे पहाड़ी लोग, जो लोकल लोग, जिन्हें हिंदू लोग, जिन्हें पहाड़ी कहा जाता है। और एक बात जो सामने आई वो ये थी, जिसे वो कह रहे थे कि इस तरह का प्रचार कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदू कौम का, जो पूरी हिंदू कौम के का प्रतिनिधित्व
करते हैं और उनके लीडर हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। कल पूरा दिन देहरादून में बड़े प्रोटेस्ट हुए और ये सिविल सोसाइटी जिस तरह से उन्होंने हमें लंबे अपने इतिहास के बारे में बताया और रीसेंट इतिहास में पुरोला से शुरू करके महापंचायत तक जो अनाउंस की गई थी उसका विरोध किस तरह से किया, किस तरह से जीते हासिल की, वो बात सामने आई जिसको हम बिल्कुल गौर पे लाना चाहते हैं कि वहां के लोग बिल्कुल रेजिस्ट कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोकल पहाड़ी लोग भी हैं, और ये कहते हुए कि ये पहाड़ जो हैं ये सबके हैं, ये भूमि देवभूमि सबकी है। और लास्ट बात ये कि जितना भी वहां पर हिंसा हुई है उसमें महिला पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई, जिन्हें हमें पता चला कि जो लोकल महिलाएं थी जब वो बुलडोजर से गलियां बंद हो गई और पुलिस ने चारों ओर घेर लिया तो वहां की महिला पुलिसकर्मी जो बहुत कम गिनती में थी क्योंकि पुरुष पुलिसकर्मी ही घेर के मार रहे थे, तो जो लोकल महिलाएं थी उन्होंने पुलिस की जो कर्मचारी महिला थी उनको घसीट के संभाल के अपने घरों के अंदर लाई उनका बचाव करने के लिए कि उन्हें किसी किस्म की जो चारों तरफ पत्थर बज रहे हैं उनसे नुकसान ना हो। तो हमने बहुत खराब और पोलराइजेशन का माहौल उस इलाके में देखा, पर साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें हमें सामने आई कि एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है जो एक सेक्युलर प्रदेश के लिए वहां जिंदा है। शुक्रिया। शुक्रिया नौशर। हमारे साथ में अशोक शर्मा जी हैं, आप भी कल इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर थे। अशोक जी फॉर्मर IFS ऑफिसर हैं, कई जगह आप एम्बेसडर रहे हैं और कल इस फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ वो पूरा दिन हरवा। अशोक जी प्लीज। थैंक यू। अधिकतर इश्यूज या पॉइंट्स तो श्री हर्षमंदर जी और मैडम नवशरण जी कवर कर चुके हैं। मैं 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा और वो है एक तो मीडिया का रोल और दूसरा जो लोकल सिविल सर्वेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका रोल। मीडिया ने और ख़ासतौर पे सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ने एक ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ है कि ये सरकारी ज़मीन थी और बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने कब्जा कर लिया है। आपको अब साफ हो गया होगा कि ये नजुल की ज़मीन अलॉटेड ज़मीन थी, किसी को अलॉटमेंट हुआ था और उसके बाद किसी ने इनहेरिट की और वहाँ पे लोग बसाने शुरू कर दिए। तो ये एक तरह से टाइटल का सूट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खाली पड़ी हुई सरकारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया हो, और ये इस तरह का जो प्रचार हमारे चैनलों पे किया गया है वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एटीट्यूड बिल्कुल पॉलिटिकल रहा, एक तरफा रहा। वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने अपने सिविल सर्विस की मोरालिटी और एथिक्स दोनों को ताक पे रख दिया और एकदम इसे मैं कहूँगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनका ये कंडक्ट था। इसके बारे में भी डिमांड होनी चाहिए कि जो लोकल PCS थे, चाहे वो IAS थे, चाहे IPS थे या स्टेट पुलिस सर्विस के लोग थे, उनके व्यवहार की भी जांच की जानी चाहिए और उससे भी नीचे जैसे थानेदार है, स्टेशन हाउस ऑफिसर या कांस्टेबलरी है, उसका भी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने जो FIR फाइल की है, कुछ लोग पकड़े हैं, कुछ तो नामजद भी हैं, लेकिन 5000 उन्होंने अननोन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR की है और वहाँ के बहुत सारे एक्टिविस्ट ने हमसे कहा कि वो किसी को भी उठा सकते हैं, जो वहाँ नहीं रहता वो उसको भी उठा सकते हैं और ले जा सकते हैं और उससे भी पूछताछ कर सकते हैं और इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड वो उसे जेल भेज सकते हैं। तो अज्ञात में 5000 अज्ञात में तो आप यहाँ से भी वहाँ जाएंगे, आपको भी वो बंद कर सकते हैं उठा के। उन्होंने ये भी हमें बताया गया, हम तो खैर नहीं जा सके वहाँ तक, कि एक लोकल स्कूल को उन्होंने एक इंटरोगेशन सेंटर कम डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है। काफ़ी लोग उन्होंने वहाँ पे रखे हुए हैं अंडर डिटेंशन और वहाँ पे जिन लोगों से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उनको वापस भेज देते हैं और जिनसे वो सेटिस्फाइड नहीं होते बातचीत में उनको मुचलका करके वो जेल भेज देते हैं।
या अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट दिखा देते हैं उनका। हमारी काफ़ी जो वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट और बाकी सोशल वर्कर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट, उनसे बात हुई और सबका ये मानना था, और ख़ासतौर पे उन लोगों का जो कि वहाँ पे गरीब लोगों में या मजदूरों में काम करते हैं, कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वर्किंग क्लास के जो वहाँ स्ट्रगल हैं, वर्किंग क्लास की जो डिमांड्स हैं, वो अपनी डिमांड्स ना उठाएं, इसके लिए वहाँ की वर्किंग क्लासेस को, वहाँ के मजदूर वर्ग को डिवाइड करने की ये बहुत बड़ी साजिश उसे मानते हैं। इसमें आपके भी दो राय हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग लेफ्टिस्ट भी थे जो ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, लेकिन उसमें मुझे काफ़ी दम नज़र आया, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी ट्रेड यूनियन है वहाँ काफ़ी काम हो रहा है। वहाँ पे लैंड राइट्स के बारे में काम हो रहा है हल्द्वानी में, वहाँ पे वीमेंस राइट्स के बारे में काम हो रहा है, वहाँ पे मजदूर यूनियनें बन रही हैं, वहाँ खेत मजदूरों की यूनियन बन रही हैं। तो इन लोगों का ये कहना था कि उसमें ये लोग आपस में इन झगड़ों में पड़ जाएंगे, सांप्रदायिक झगड़ों में पड़ जाएंगे या जिहाद के चक्करों में पड़ जाएंगे, तो ये हमारी जो वर्किंग क्लास की लड़ाई है, जो एक बड़ी लड़ाई है, उसकी एकजुटता खत्म हो जाएगी और हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो इसको इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी इसको विराम दूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अशोक जी। अशोक जी ने कुछ बातें रखी कि बेसिकली वहां पर जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जो उनके बेसिक मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए ये सारी चीजें बहुत समय से चल रही हैं। एज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आई नो अबाउट ओनली टू जिहाद, वन इज अ इनर जिहाद एंड वन इज अ आउटर जिहाद। लेकिन जिहाद का पूरा एक बड़ा मेन्यू कार्ड है उत्तराखंड में, एज हर्ष टोल्ड की लव जिहाद, लैंड जिहाद, फला जिहाद, जो हम सबको किसी को मालूम ही नहीं है। एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो पंकज उपाध्याय हैं, जो कमिश्नर हैं वहां पर हल्द्वानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और जो इस पूरे बुलडोजर का या इंक्रोचमेंट का या पूरा जो शुरुआत हुआ इस पूरे प्रोसेस को, वो ऑलरेडी ट्रांसफर किए जा चुके हैं। और ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने ये सारी घटनाएं अंजाम दी। दो उनकी पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। पोस्टिंग होने के बाद नॉर्मली ये होता है कि वो चार्जेस ट्रांसफर्स होते हैं, उसके बाद चार्जेस देने का लेने का 2-3 दिन का काम होता है। लेकिन कोई भी ऑफिसर जो ऑलरेडी जिसका ट्रांसफर हो चुका हो, वो इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम नहीं देता। तो इससे पहली बात रही। दूसरी बात ये कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपना सील कर दिया था, और उस सीलिंग के वह समय पर जितने लोकल लोग थे, प्रोमिनेंट पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम क्लर्जी यानी कि जो उलेमा और मौलवी थे, वो भी उस पूरे प्रोसेस में शामिल थे, और उन सब की सहमति से वहां पर सील लगाई गई थी। सील लगने के बाद इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, पोजीशन में आ गई थी। जब गवर्नमेंट के पोजीशन में आ गई और सामने वाली जो पार्टी थी, जो क्लेमेंट था, वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको 14 का डेट दिया, तो सिर्फ 4 दिन पहले इवनिंग के वक्त में, नॉर्मली इस तरह की जो भी कार्रवाइयां होती हैं वो दिन के वक्त करी जाती हैं, ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन का ट्रबल आए तो उसको दिन में ही कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन शाम के समय 4 बजे इस तरह का बुलडोजर लेकर जाना, और वो भी उस ऑफिसर का लेकर जाना जो ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, उसने ये कार्रवाई करी। और लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहां पर तोड़े गए। उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है, और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाईकोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। और हम सब ये जानते हैं कि हल्द्वानी में महिलाओं का मूवमेंट, जिस तरह से अभी जो खबर आ रही है, खबर तो ये आ रही है कि यूसीसी के रिस्पॉन्ड में इस तरह की हिंसा हुई, फिर ये आ रही है जैसा नौशरन कह रही थी कि महिलाओं का इस्तेमाल हुआ।
सीए के समय में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। उसी समय में बहुत सारे लोग वहां गए थे, उन्होंने देखा है कि किस तरह सीए के मूवमेंट में, एंटी सीए मूवमेंट में हल्द्वानी की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि रेलवे के खिलाफ जब जमीन का आंदोलन वहां पर शुरू हुआ, उनकी पूरे जमीनों को गफूर नगर के पूरे उजाड़ने की बात हुई, जिसमें तकरीबन 5,000 मकान थे। उस समय भी वो मूवमेंट पूरा वहां की महिलाएं ही लीड कर रही थी। तो ये अलिगेशन लगाना कि ऑल ऑफ सडन महिलाएं आ गई, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि वहां पर जितने भी लोगों से हमने बात करी, उन्होंने एक बात बहुत साफ बताई, और ये पिछले 2018 से जो भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, उनमें एक बात कॉमन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में, चाहे मध्य प्रदेश में, कि जो लोग अटैक कर रहे होते हैं, चाहे हम पे अटैक यानी किसी कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं या पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, उनको कोई लोकल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लोग बताते हैं हमने ना उनकी लैंग्वेज कभी सुनी, इस तरह की लैंग्वेज हमारे जो है इलाकों में इस्तेमाल नहीं होती, वो स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, बोलियां उस तरह की नहीं है, और उन लोगों को हम पहचानते नहीं हैं। दूसरा एक मुख्य मुद्दा यह है कि जिस जगह ये वारदात हुई डेमोलिशन की, और जहां पर पुलिस ने पिटाई करी लोगों की, और वहां से जो पुलिस स्टेशन है उसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बात भी समझ से बाहर है, वो लोग जो अचानक पीट दिए गए हों और पुलिस ने उनको पीटा हो, वो अचानक से इकट्ठा हो जाए और 1.5 किलोमीटर सीधे दूर जाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, तो ये बात भी हमारे समझ से बाहर है। उसके बाद वहां पर डे बिफोर यस्टरडे, कल जब हम गए उसके एक दिन पहले, शहर के सभी इमामों ने, काजी ने और उलमा ने मीटिंग करी जब डीएम के साथ, और उनसे कहा कि आपको कायदे से, तो पिछली बार जब आपने पोजीशन लिया था और सील लगवाई थी, तो आपने हमको कॉन्फिडेंस में लिया था, तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। तो डीएम साहिबा ने कहा कि हमने सबको कॉल किया, 3 बजे के आसपास आपके फोन बंद थे। तो शहर काजी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप 80 लोगों को फोन करें और 80 लोगों के फोन उस समय ना मिल रहे हैं। तो 80 लोगों ने ये बात उनसे कही कि आपके पास नंबर्स थे, पीस कमेटी थी। फिर एक दूसरी बात, जो उस दिन का असेसमेंट है उसमें बहुत क्लियर है कि मोर देन 1000 राउंड्स फायरिंग करी गई, इवनिंग के समय करी गई है, और उसमें पुलिस की रिपोर्ट और लोकल लोगों की रिपोर्ट में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है अबाउट द टाइमिंग। डेथ को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है, जो नंबर एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रहा है, नंबर उससे 2 गुने से ज्यादा और 3 गुने के बीच में है। लेकिन अब यह है कि जब कर्फ्यू आज खुला है, आज जो है वो उन्होंने 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू खोला है, और हमारे वो साथी जिनसे हम कल मिलकर आए थे, उनके 7 लोगों को उन्होंने उस इलाके का दौरा करने की परमिशन दी है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां से किसी भी आदमी को बाहर निकलने की उस आबादी से इजाजत नहीं है जहां तकरीबन 1.25 लाख लोग रह रहे हैं। तो एक तो आपने देखा कि प्री माहौल पहले से बना हुआ है, और ये बहुत सारी रिपोर्ट जब फैक्ट फाइंडिंग्स डिटेल में आएंगी तब आपको मालूम चलेगा कि जो पूरा पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करने का एक पूरा अभियान उत्तराखंड में चल रहा है। और सब कोई ये बात कह रहा था कि उत्तराखंड में एक ऐसी सीट है हल्द्वानी, जिसमें आता है नैनीताल उधम सिंह नगर की, जो किसी भी हाल में वो हार जाएंगे। पहले विधानसभा के इलेक्शन के समय इसी मुद्दे को उठाया गया कि लोग बाहरी हैं, इनका वोट छीन लिया जाए, और अब नजूल की जमीन या लीज को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ लोग बाहर से आ गए और उन्होंने लीज की जमीनों पर कब्जा कर लिया, जैसा अशोक जी कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद 300 घरों में लगभग छापेमारी करी गई। पुलिस ने 300 घरों में छापेमारी करी, उसमें औरतों की पिटाइयां हुई, उसमें घरों के बर्तन तोड़े गए, सामान तोड़े गए, और बहुत से लोगों ने अगर डर के मारे अपने घरों पे ताला लगा लिया गया तो उनके ताले तोड़कर उनको बाहर निकालकर उनको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट के नंबर्स बिल्कुल मिनिमम इसीलिए हैं क्योंकि लोगों का यह कहना है कि डिटेंशंस बहुत बड़ी तादाद में है। एक उसी हल्द्वानी में ही ये पर्टिकुलर एरिया के नजदीक 15 किलोमीटर दूर एक कोई स्पेशल स्कूल है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, वो ये कहते हैं वहां पर एक
इंटरोगेशन रूम बनाया गया है और सारे लोगों को पकड़ कर ले जा रहे हैं। बट जिन लोगों से कल हमने फोन पर वार्ता करी, उन्होंने ये बात कही कि आप ये देखें कि नंबर ऑफ डिटेंशंस बहुत ज्यादा हैं। एफआईआर इज टॉकिंग अबाउट मोर देन 5000 पीपल हैव बीन इन्वॉल्व, लेकिन अरेस्ट इतनी कम इसलिए हैं क्योंकि वीडियो सैंपल्स मैच नहीं कर पा रहे, लोग लोकल नहीं हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बाद दो चीजें जो सवाल उठाती हैं कि 6 दिन तक आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने विद इन 24 आवर चीजें कंट्रोल कर ली और चीजें पीसफुल हैं, लेकिन 6 दिनों तक आप लोगों को एक्सेस नहीं दे रहे हैं, कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दे रहे हैं और कम्युनिकेशन कोई सेटअप मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि कोई पीस कमेटी बनाई जाए, कुछ लोगों से बातचीत करी जाए। एक मजाक किया गया है वहां पर। एक मानव अधिकार कमेटी बनाई गई है 5 लोगों की, जिनमें से 5 के 5 उसी शहर के पुलिस के लोग हैं। कोई एसी इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है। तो वो 5 लोग किसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किनके मानव अधिकार खराब किए गए हैं, उनके वायलेशंस के ऊपर वो कमेटी, जो खुद पुलिस ने अपने ही खिलाफ जांच करने के लिए बनाई है, जिसमें कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो रिपोर्ट अब पेश करेगी। तो अब वो रिपोर्ट वो उसी तरह का मीडिया उठाएगा जो भ्रामक खबरें फैला रहा था। इसलिए हमको ये लगा कि आपके बीच में आए और एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करें, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिटेल्स होंगी उस पर हम काम करेंगे। लेकिन उसके साथ एक दूसरा बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तकरीबन जो 27 लोगों को ऑफिशियल अरेस्ट किया गया है, उनके पास में कोई लीगल सर्विसेज नहीं है। उस इलाके में बनभूलपुरा में 50 वकील रहते हैं, लेकिन कर्फ्यू के कारण वो भी निकल नहीं पा रहे हैं। तो जिस आदमी को पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिस रिमांड ली जा रही है, उसकी पुलिस रिमांड को भी चैलेंज करने के लिए कोई लॉयर वहां पर मौजूद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब एक रिपोर्ट को रिलीज करने की रिक्वेस्ट करूंगा अपने पैनल के लोगों से, और उसके बाद फिर सईदा आपा और वजहाद साहब इस रिपोर्ट के ऊपर अपनी बात रखेंगे। भाई 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 हाथ पकड़ो और कुछ आप सबको हमारे दोस्त जो यहाँ हैं, मीडिया के हमारे दोस्त और हमारे बाकी जो हमदर्द लोग यहाँ आए हैं, उन सबको जैसे हमेशा हर्ष कहते हैं जिंदाबाद, मैं ये भी कहती हूँ कि सलाम और जोहार और नमस्ते, वो सब आपकी ग्रीटिंग्स। तो सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं इस टीम के। मैं समझ नहीं सकती कि किस तरह से ये एक तरह से आंधी और तूफान की तरह ये लोग गए और उसी तरह से वापस आए। 24 घंटों में इन्होंने पूरा काम तमाम किया और उसके बाद इन्होंने रातों रात ट्रेन में बैठ के ये रिपोर्ट लिखी। तो सारी जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हमारे कॉलीग्स ने पेश कर दिए। हमारे नदीम ने, हर्ष ने, नवशरण ने और अशोक ने, सारे आपने जो उनके एक्सपीरियंसेस थे वो पेश कर दिए। कल इसी हॉल में हम लोगों ने एक मेहरौली पे
और अभी हमें हर्ष ने बुलाया था, हमारी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, वो भी वहीं का है, और ये जो बनभूलपुरा का जो वाकया है वो भी वहीं का है। और वो लोग जो उसमें ट्रैप्ड हैं उस बस्ती में जहां ये लोग नहीं पहुंच सके, इसके अलावा कि उनके जहनी तौर पे उनको कितना बड़ी चोट लगी है, जहनी तौर से वो कितने मुंतशिर हैं, उसके अलावा उनकी रोजी रोटी, वो तो सब रोज रोज की कमाई और रोज रोज की भरपाई, ये लोग हैं वो। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिसे नदीम ने कहा कि जो लफ्ज जिहाद है, हम तो कुरान में भी हमने पढ़ा है, जिहाद का मतलब ही है टू कंटेस्ट फॉर द राइट अगेंस्ट द रॉन्ग। उसका कितने मतलब निकाले जा रहे हैं। अब देखिएगा थोड़े दिन में मीडिया में ये वोकैबुलरी बन जाएगी, ये जिहाद और वो जिहाद और लव जिहाद, और यानी ये भी एक तरह का माहौल बदलने वाली बातें हैं। मजार जिहाद, मजार जिहाद, जी मजार जिहाद। तो मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूं इसकी, क्योंकि ये लोग सब चश्मदीद गवाह हैं, मगर मैंने भी हम उस पूरे ऑन अ वेरी लार्ज स्केल पूरे मुल्क की सतह पे हम उस तबाही को के बारे में हम अपनी बात रखें। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जहां तक औरतों का सवाल है, और ये नवशरण ने और मैं भी बहुत अरसे से उत्तराखंड की औरतों के बारे में मैं उसकी चश्मदीद गवाह हूं कि किस तरह से औरतों ने सरबराही की है, औरतें आगे आई हैं, और वही औरतें हैं कि जिनको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। और कितनी तकलीफ दे बात है कि जिस तरह की डिटेल्स हमारे सामने अभी हमारे दोस्तों ने, हमारे कॉलीग्स ने, हम एहसानमंद हैं इन लोगों के कि उन्होंने, और इनके दिल में जो जज्बा है, हम उसके लिए हम बहुत एहसानमंद हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के और ये रिपोर्ट आपको 24 घंटे के अंदर अंदर फराहम की है, जबकि हर मीडिया हर चीज जैसे ये बता रहे हैं कि ब्लॉक हो चुकी है। मगर जैसे कहना चाहिए कि जो बात सच है वो तो एक, जिसे हम कहते हैं बबांगे दहल, यानी बांग की तरह वो आवाज उठेगी। इन लोगों ने वो आवाज उठाई है, और आप लोगों से ये गुजारिश है, और मुझे पता है आप में से मीडिया के लोग कितने सेंसिटिव हैं, आप इस बात को ले जाएंगे, आप इस बात का एक तरह से यू विल बिकम द स्पोक्स पर्सन फॉर व्हाट दे हैव डन। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने पूरा सरकार का जो रवैया बताया है, जो चीफ मिनिस्टर का रवैया बताया है, कि जब वो आए तो उन्होंने सिर्फ जख्मी पुलिस वालों को, या उन्होंने उनकी हमदर्दी की, जो मर गए हैं
उनकी तरफ ना उन्होंने देखा, और ये बतदरीज हो रहा है. दिस इज हैपनिंग वेरी डिलिबरेटली इन अ स्टेज्ड वाइज वे. तो आप उनको भी देख लीजिए, आप पूरी सरकार की सारी मशीनरी को देख लीजिए. आप लोग सब एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या नजूल लैंड है, क्या कौन सा लैंड जो है उसमें ये इट्स अलाउड, इट्स नॉट अलाउड, ये सारी चीजें जो हैं ये आप लोगों के मद्देनजर हैं. आप इस बात को उठाइए, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस मुल्क का, जो मैंने कहा है, जो इस वक्त हम तबाही के दहाने पे बैठे हुए हैं, तबाही की कगर पे बैठे हुए हैं, उसको आप अपने लेखों में आप हाईलाइट करिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया यही बात कह के. बहुत शुक्रिया सैयद आपका. इस समय वहां की स्थिति यह है कि जो अस्पताल है सुशीला देवी हॉस्पिटल, जिसमें घायल लोग मौजूद हैं और बहुत क्रिटिकल लोग भी हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं करी जा सकती. हॉस्पिटल पे चारों तरफ पुलिस लगी हुई है और जिस बेड पर पेशेंट्स लेटे हैं, राइट विक्टिम्स, उनके सामने एक बेंच में पूरी फौज बैठी हुई है. मैं इस चर्चा को अंतिम सत्र पर ले जाने के लिए, इस रिपोर्ट पर चर्चा और इस पूरे हालात पर बात रखने के लिए असगर वजाहत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा. वजाहत साहब बहुत अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, भारत सरकार में विभिन्न पदों पर रहे हैं. असगर वजाहत साहब से रिक्वेस्ट है. सॉरी, वजाहत हबीबुल्लाह, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. You are at the right place. वजाहत हबीबुल्लाह साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करेंगे. नमस्कार भाइयों और बहनों. मेरा इरादा था इस टीम के साथ वहाँ कल जाने का, किंतु कुछ निजी वजूहात की वजह से मैं न जा पाया. तो इस पे अब बहुत तफसील से इन तीनों ने और सईदा बेगम ने उसके जो राष्ट्रीय उसकी जो माने हैं उस पर विस्तार से आपसे बात की हुई है. तो इसके बारे में मैं कोई और बात नहीं कहूँगा. केवल ये कि एक प्रशासन में, हमारे भारतीय प्रशासन में रहे हुए जो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि 3 बातें इसमें से मेरी गुजारिश है कि आप नोट करें. एक तो कानून का किस प्रकार उल्लंघन हुआ है, उसके बारे में तो इन्होंने विस्तार से आपको बताया है. दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारे संविधान का उल्लंघन केवल नहीं, उसका विरोध किया गया है. संविधान की जो बुनियाद है उस पे आक्रमण हुआ है. ये होते रहे हैं. ये आप कहेंगे ये पहली दफा तो हुआ नहीं है, लेकिन ये इस दफा जो हुआ है और किस प्रकार से हुआ है कि हमारे ही जो साथी हैं प्रशासन में जो काम करते हैं, चाहे वो पुलिस में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो. मैं रह चुका हूँ. हमारा जो राष्ट्रीय अकेडमी है, प्रशासनिक अकेडमी, जिसमें सिविल सर्विसेज की प्रशिक्षण होती है, जिसमें से आपकी डीएम साहिबा भी आई हुई है, वंदना सिंह उनका नाम, कि उनको जो हमने सिखाया. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत गौरव है. बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं हमारे सिविल सर्विसेज की. मुझे बहुत गौरव है अपने नौजवान सिविल सर्विस में. मानिए बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने की, और खासतौर से कोविड के ज़माने में जो और नहीं कर पा रहे थे, और शायद हम भी नहीं कर पाते. किंतु जो बुनियादी कर्तव्य है एक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटर का, ये है कि संविधान की जो सुप्रीमेसी है वो बरकरार रहे. तो इसलिए मैं वंदना सिंह का नाम ले रहा हूं, हालांकि दस्तूर यहाँ नहीं है कि ऐसा कहा जाए.
एक पिता के तौर पे कि बच्ची आपने ये कहाँ से सीखा, तो ये सारी बातें हुई हैं यहाँ कि प्रशासन किस तरह से बैठ गया और फिर न केवल बैठ गया, उसके बाद शर्म भी नहीं दिखाई और कोशिश ये की कि सच को झूठ में बना दिया जाए। अफसोस, हम तो कहते हैं और आप हर जगह देखते हैं बेटी का सम्मान, बेटी का सम्मान। यहाँ बेटियां आई, निकली, अपने अधिकार के लिए लड़ी नहीं, सिर्फ खड़ी हो गई और उनको बदनाम किया जा रहा है। और ये बच्ची, मैं तो उसको बच्ची ही समझूंगा, जो प्रशासन में है, महिला है, और ये 21 वर्ष की उम्र में सिविल सर्विस में आ गई थी, जो आजकल बहुत कम लोग आते हैं। ये बात आप जरा सोचिए। बाकी जो चीजें हैं इसके बारे में जिक्र हुआ है, इसमें कानूनी कार्रवाई करनी है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो नुकसान हुआ है उसको ठीक करने पे कोशिश करनी है। ये तो हम करेंगे अपनी टीम के साथ और लोगों के भी साथ। मैं और प्रशांत शर्मा साहब एक ग्रुप के भी मेंबर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्वेंट करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा संविधान है उसका सम्मान बरकरार रहे और उसके लिए हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उनके जरिए भी हम इसको टेकअप करेंगे, किंतु इसमें आपका भी एक कर्तव्य बनता है। यू आर द फोर्थ एस्टेट, और जो सरकार की कॉन्शियस है, जो राष्ट्र की कॉन्शियस है, उसको जीवित रखना आपका काम होता है। तो प्लीज गो आउट। अब मैं जिहाद का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन क्रूसेडर जरूर कहूंगा। क्रूसेड और जिहाद का एक ही मतलब है, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन भी एक ही जैसी है। लेकिन look upon yourselves as people who are fighting for defense of our constitution. ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है। You are fighting for the conscience of the nation. ये एक मिशन है, शायद आपको नया लगे। एक जमाने में इट वाज पैरामाउंट, क्योंकि हम जो हैं गांधी जी के पैगाम के कदमों पे उठे पले पहुंचे हैं, लेकिन टाइम का विजय। और मुझे इस बात पे गर्व है कि आपके यहाँ आने से मुझे ये साबित होता है कि भारत का जो दिल है अभी जिंदा है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन को पूरा करने का काम आपका है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मुजाद साहब। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त करी जाती है।